नेक्स्ट जेन ब्रिज कोर्स के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अब तक जो हम 4 फोर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, उसी को आगे बढ़ाएंगे और स्प्रिंग फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए हम एक लास्ट फोर्स स्प्रिंग फोर्स को स्टडी करते हैं। यहाँ डिफरेंट शेप और साइज का स्प्रिंग दिखाए हुए है। हमारा इंटरेस्ट एक स्पेशल स्प्रिंग में है जिसको हम हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं। ये शेप को भी हेलिकल शेप बोला जाता है। ये हेलिकल स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ क्या होता है वो समझिए। जब कभी भी किसी स्प्रिंग पर कोई फोर्स नहीं लगाया है, उसका जो नेचुरली लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। लेकिन अगर इसको फोर्स लगा करके डिफॉर्म कर दिया है, उसका लेंथ को बढ़ा दिया जाए, तो जो लेंथ में चेंज है, पुराना लेंथ में जो एडिशनल लेंथ एडिशन हुई है, दैट इज कॉल्ड एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। याद रखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नई वाली लेंथ को एलोंगेशन बोलते हैं, चेंज इन लेंथ को एलोंगेशन बोलते हैं। अगर आपको एलोंगेशन फाइंड आउट करना है तो नई वाली लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ या नेचुरल लेंथ सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसी तरह से अगर स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया जाए, मीन्स उसका लेंथ छोटा कर दिया जाए, तो चेंज इन लेंथ, जो लेंथ में जिस तरह का चेंजेस आया है उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। और ये कंप्रेशन निकालने का क्या तरीका है, नेचुरल लेंथ में से अभी प्रेजेंट वाली जो लेंथ है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ आप जब कभी भी आपको प्रेजेंट वाली लेंथ यानी डिफॉर्म लेंथ अगर दिया है, ओरिजिनल लेंथ दिया है, तो दोनों का डिफरेंस निकालने से या तो एलोंगेशन निकलेगा या तो कंप्रेशन निकलेगा, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो आइए इसका प्रैक्टिस करते हैं। फ्रॉम दिस डेटा ट्राई टू फाइंड आउट एलोंगेशन और डिफॉर्मेशन यानी एक्स। और याद रखिएगा ये डेटा आपको मीटर में फाइंड आउट करना है। तो आप वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू सॉल्व। Hooke's law. It is one of the fundamental law. It states that spring force is directly proportional to the deformation in the spring. Deformation मतलब may be elongation, may be compression. So इस लॉ का मतलब क्या है कि अगर x को डबल कर दिया जाए तो स्प्रिंग फोर्स भी डबल हो जाएगा। x को ट्रिपल कर दिया जाए तो स्प्रिंग फोर्स भी ट्रिपल हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आइए हुक्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ एक स्प्रिंग को एक स्टैंड से हैंग किया हुआ है और उस पर नीचे कोई भी वेट लटकाया हुआ नहीं है। इसका मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में सिचुएटेड है। अब अगर हम इस पर 100 ग्राम का वेट लटकाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी स्प्रिंग पहले से ही हमने कैलिब्रेट किया हुआ है 100 ग्राम के लिए कहाँ जाके रुकेगी, तो उतना नीचे उस निशान तक जाकर रुक गई है। अब यही वेट अगर हम 100 की जगह 200 ग्राम का लटकाते हैं तो देखिए क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं कि वेट डबल करने पर उसका एलोंगेशन भी डबल हो गया है। यही हुक्स लॉ भी बताता है और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग भी है। अब अगर हम 300 ग्राम का वेट लटकाते हैं तो देखिए क्या इम्पैक्ट होता है। जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वो एलोंगेशन अब 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो आप देखिए एलोंगेशन अभी 3 टाइम्स हो गया है क्योंकि हमने वेट भी 3 टाइम्स किया है। सो दैट इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ। समझे आप? अभी आप समझ गए होंगे
कि किस तरह से स्प्रिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द स्प्रिंग। नेचर मीन्स जिस वायर का वो बना है उसका मटेरियल कौन सा है, उस वायर का थिकनेस कितना है, इसका हेलिकल शेप का जो सर्कुलर रेडियस है वो कितना है, इन सब फैक्टर पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, K is the measure of stiffness. More is the value of K, more is the stiffness. Stiffness मतलब कड़कपन, tightness. तो more is the value of K, more is the tight the spring will be. एक और चीज समझने की है, किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट उसकी नेचुरल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर उसकी नेचुरल लेंथ हाफ कर दी जाए तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। अगर नेचुरल लेंथ को 1/3 कर दिया जाए तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाएगा। आइए स्प्रिंग फोर्स पे बेस्ड कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक स्प्रिंग है जिसका लेफ्ट एंड एक वॉल से कनेक्टेड है और राइट एंड पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर है और उसका नेचुरल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इनिशियली स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ। नाउ दिस ब्लॉक इज शिफ्टेड राइट बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। उससे स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर एलोंगेट हो जाती है। आपको बताना है व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स applied by the spring on wall and the spring force on the block. आप वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। स्प्रिंग फोर्स इज kx, k इज 1000 और x इज 2 सेंटीमीटर। लेकिन हम यहाँ लेंथ को मीटर में यूज़ करेंगे तो 2 सेंटीमीटर में 0.02 मीटर। इस तरह से 20 न्यूटन का फोर्स स्प्रिंग फोर्स अवेलेबल है और यह स्प्रिंग फोर्स दोनों ही एंड पर इक्वल फोर्स लगेगा, यानी वॉल पे भी उतना ही फोर्स लगेगा जितना ब्लॉक पे लगेगा। और दोनों ही पे फोर्स जो लगेगा वो पुलिंग फोर्स होगा क्योंकि स्प्रिंग एलोंगेटेड है। स्प्रिंग कोशिश करेगी कि अपने नेचुरल लेंथ को वापस प्राप्त करे, इसलिए दोनों ही एंड पर यानी वो वॉल को भी 20 न्यूटन से पुल कर रही है और ब्लॉक को भी 20 न्यूटन से पुल कर रही है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। फिर से वही स्प्रिंग है और इनिशियली नेचुरल लेंथ में है, लेकिन इस बार लेफ्ट हैंड के साइड में भी हमने एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है। तो इस तरह से ए और बी 2 ब्लॉक्स आर हियर। अभी दोनों ब्लॉक को पास में लाया गया है ताकि दोनों के बीच का सेपरेशन 6 सेंटीमीटर यानी प्रेजेंट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स 6 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट स्प्रिंग फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। यस, बिकॉज एफ स्प्रिंग इज kx, k 1000 है और डिफॉर्मेशन कंप्रेशन यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 मीटर होगा। इस तरह से 40 न्यूटन का फोर्स हमको मिलेगा। बिकॉज स्प्रिंग इस बार कंप्रेस हुई है तो अपने नेचुरल लेंथ में लाने के लिए स्प्रिंग दोनों ब्लॉक को पुश करेगी। इस तरह से हमने देखा स्प्रिंग फोर्स पुलिंग टाइप भी हो सकता है और पुशिंग टाइप भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसको एलोंगेट किया है या कंप्रेस किया है।
तो इस तरह से आपने देखा दोनों ब्लॉक को 40 न्यूटन का स्प्रिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार 25 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ की एक स्प्रिंग को सीलिंग से हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है। जब इस स्प्रिंग के लोअर एंड पर 1.4 किलोग्राम का वेट लटकाते हैं तो उसका लेंथ, और यह कहना चाहिए स्टडी स्टेट में लेंथ 32 सेंटीमीटर है, क्योंकि जब किसी वेट को स्प्रिंग पे लटकाते हैं तो वो अप एंड डाउन मोशन करना शुरू कर देता है एंड आफ्टर सम टाइम वो रुक जाता है। तो जब वो स्टडी स्टेट में आ गया तब उसका लेंथ 32 सेंटीमीटर है। और आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करिए। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें ब्लॉक पर नीचे की तरफ mg फोर्स एक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ kx फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि स्प्रिंग लगा रही है। बिकॉज ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो mg और kx दोनों को बैलेंस कर लेना चाहिए, तभी वो ब्लॉक रेस्ट में रह सकता है। तो kx इज इक्वल टू mg, तो k इज इक्वल टू mg बाई x। तो वैल्यू ऑफ हम पुट करते हैं, मास 1.4 किलोग्राम है, g का वैल्यू अभी हमने 10 ले लिया है और x का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.07 मीटर आपको मिलता है। इस तरह से सॉल्व करने पर 200 न्यूटन पर मीटर इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। सो दिस इज आवर आंसर। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस बार स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और उसको एक सीलिंग पे लटकाया हुआ है। जब इस स्प्रिंग के अदर एंड पर 5 किलोग्राम का मास लटकाते हैं तो इसका लेंथ बढ़कर के 26 सेंटीमीटर हो जाता है। उसी स्प्रिंग पर अगर 10 किलोग्राम का मास लटकाते हैं तो इसका लेंथ और भी बढ़ जाता है। आपको बताना है इस स्प्रिंग का नया लेंथ L का वैल्यू क्या है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रॉम हुक्स लॉ वी नो दैट F is equal to kx, so we can write F1 is equal to kx1, जहाँ F2 स्प्रिंग फोर्स है जब स्प्रिंग में एलोंगेशन x1 है। सिमिलरली F2 is equal to kx2, जहाँ F2 is the spring force when elongation in the spring is x2। अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू kx2 अपॉन kx1। k को k से कैंसिल करेंगे, देन वी विल गेट F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ हमको हुक्स लॉ पहले से ही पता था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1। तो फिजिक्स में इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें प्रोपोर्शनलिटी से इक्वेशन बनाने की ज़रूरत होती है या दो सिचुएशन को कंपेयर करने की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह की यहाँ सिचुएशन है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसका प्रैक्टिस जैसे जैसे हम सम सॉल्व करते जाएंगे होता जाएगा। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए जब हमने 10 किलोग्राम का मास हैंग किया है वो हमारा F2 है, यानी उस कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, 10 kgf। और जब हम 5 kg का मास हैंग करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स भी 5 kgf होगा। यहाँ हमको kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी आर गेटिंग ए रेशो, और रेशो में यूनिट कैंसिल हो जाती है, इसलिए हमने kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं समझी। दूसरी तरफ x2 हमको फाइंड आउट करना है, यानी एलोंगेशन
हमको फाइंड आउट करना है इन सेकेंड सिचुएशन, लेकिन फर्स्ट सिचुएशन का एलोंगेशन हमको पता है, वो 20 सेंटीमीटर से बढ़ करके 26 सेंटीमीटर बढ़ गया था। इसका मतलब एलोंगेशन 6 सेंटीमीटर था। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दिया, 10 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 2 मिला, और उससे हमको x2 का वैल्यू 12 सेंटीमीटर मिल गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया था कि जब 10 किलोग्राम का मास हैंग करेंगे तब एलोंगेशन कितना होगा। हमसे ये पूछा गया है कि 10 किलोग्राम का मास हैंग करने पर टोटल लेंथ, न्यू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या होगी। यानी वो अगर L का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है तो नेचुरल लेंथ में एलोंगेशन ऐड करेंगे तभी मिलेगा। तो 20 + 12 = 32 सेंटीमीटर विल बी आवर आंसर। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज 2000 न्यूटन पर मीटर। इट इज कट इन 5 इक्वल पार्ट्स। तो आपको बताना है स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पीस क्या है। ट्राई टू सॉल्व इट। बड़ा आसान सा सवाल, सॉल्यूशन है इसका। बिकॉज हमको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यहां हर एक पीस का नेचुरल लेंथ ओरिजिनल स्प्रिंग का 1/5 है। दैट्स वाई स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी 5 times of the original one. 5000 means 5 times means 5 into 2000 means 10,000 Newton per meter will be the spring constant of each piece of the spring. हम लोग फोर्स पढ़ रहे थे। फोर्स में भी स्पेशली फोर्सेस यूजफुल इन मैकेनिक्स। तो 5 टाइप के फोर्स मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं। वेट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग फोर्स। तो पांचों तरह के फोर्स में आप मास्टर हो गए हैं। हमने बेसिक इंफॉर्मेशन जो इस लेवल पे आपको दी जा सकती थी वो सब दे दी है। आप रिवाइज करिए इनको, ताकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको आप पावरफुल्ली अटेंड कर सकें, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।